नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। वैसे तो इस वक्त सैफ अली खान पर जो जानलेवा हमला हुआ है उसकी खबरें ही सबसे ज़्यादा लोग देख रहे हैं और वही खबर ट्रेंडिंग है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है या मुझे ऐसा लगा कि हर रोज़ उस खबर को मैं भी फॉलो करूं। उससे बढ़िया है कि मैं अपना जो प्रोग्राम लेकर आता हूं, अपने पारंपरिक इन्वेस्टिगेशन की स्टोरीज़, उसे मैं बरकरार रखूं और किसी नई कहानी के साथ, नए इन्वेस्टिगेशन स्टोरीज़ के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो जाऊं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आमतौर पर मैं अपने इस प्रोग्राम में जो इन्वेस्टिगेशन की स्टोरीज़ आप सबको सुनाता हूं उसमें पुलिस वाले गुनहगारों की पहचान करने की कोशिश करते हैं और फिर जब गुनहगारों की पहचान हो जाती है तो उनके धरपकड़ की कोशिश करते हैं। कैसे पुलिस एक एक कड़ी जोड़कर गुनहगारों तक पहुंचती है, मैं आप सबको वो बताता हूं। लेकिन आज जो कहानी मैं आप सबको बताने वाला हूं वो एक बिल्कुल ही ओपन एंड शट केस है। इसके लिए इंग्लिश में एक और टर्मिनोलॉजी है, उसे कहते हैं कट एंड ड्राइड। यानी एक ऐसा मामला जिसे पहली ही नज़र में देखकर यह समझा जा सकता है कि इसका गुनहगार कौन है और उस गुनहगार को पुलिस अब बस पकड़ ही लेगी, ये समझो। तो ये मामला कुछ ऐसा ही था और पुलिस को भी ये केस शुरू में यही लगा था कि ये कट एंड ड्राइड केस है, यानी बस अब सुलझा ही समझो। मगर आप ये जानकर हैरान होंगे कि पुलिस को उस केस को पूरी तरह सॉल्व करने में, यानी गुनहगार तक पहुंचने में पूरे 17 साल लग गए। यानी और 1 साल हो जाता तो आप कह सकते हैं कि बच्चे का जन्म होने के बाद वो बालिग भी हो जाता। एक इंसान की ज़िंदगी जो है वो पैदाइश से लेकर बालिग होने तक की जो उम्र होती है उससे सिर्फ 1 साल कम रह गए और 17 साल बाद जाकर पुलिस ने उस केस को कंप्लीटली सॉल्व किया। एक ऐसा केस जो ओपन एंड शट केस था। तो कैसे ये ऐसा हो गया, मतलब ये मिस्ट्री कैसे पैदा हुई, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम बताता हूं। 15 अक्टूबर 2007 की ये घटना है। मुंबई में नवी नगर एक एरिया है, तो नवी नगर के इलाके में एक परिवार में 2 दोस्त बैठे हुए पार्टी कर रहे थे एक घर में। और इन 2 दोस्तों में एक दोस्त की वाइफ जो कि उस घर की ही रहने वाली थी, यानी एक दोस्त ने होस्ट की थी पार्टी, वो जो है अपने हस्बैंड को और हस्बैंड के दोस्त को सर्व कर रही थी खाना वगैरह और उनकी खातिरदारी कर रही थी। तो दोनों दोस्तों के बीच में पार्टी चल रही थी। पार्टी चलते चलते दोनों दोस्तों के बीच में रुपए पैसों को लेकर बातचीत शुरू हो गई और ये बातचीत कुछ ऐसी बढ़ गई या बिगड़ गई कि उसमें से एक दोस्त जो उस घर में गेस्ट के तौर पर आया हुआ था वो गुस्से में आ गया और गुस्से में आकर उसने किचन से जाके नाइफ उठा ली, चाकू उठा लिया और फिर जो होस्ट था उस होस्ट को ताबड़तोड़ चाकुओं से कई उस पर वार किए और कुछ इतनी बुरी तरह से मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। उसे जब तक हॉस्पिटल ले जाया गया तब तक उसकी जान चली गई और ये सब कुछ हुआ उस बदनसीब महिला की आंखों के सामने, जिसके सामने उसका सुहाग उजाड़ दिया गया, उसके पति की हत्या कर दी गई। तो बहुत ही दुखद घटना थी। अब एक ऐसी घटना जो सबकी आंखों के सामने हुआ हो, चश्मदीद मौजूद हो, घर के अंदर हुआ हो, उस मामले को सुलझाना पुलिस के लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। जब नवीनगर की पुलिस को इसके बारे में जानकारी मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। सीन ऑफ क्राइम को उसने बारीकी से देखा। जो शख्स था उसकी तो मौत हो चुकी थी, उसके डेड बॉडी को रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। फिर उसकी बीवी से बातचीत पुलिस ने की तो पूरी कहानी साफ हो गई। इससे पहले कि और आगे बढ़ूं, आपको इन दोनों किरदारों के बारे में थोड़ा बताता हूं। एक शख्स है राजू कालू हाजी शेख, एक आदमी का नाम है। दूसरे शख्स का नाम है नीलांचल पानीग्राही। ये दोनों पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे और ये दोनों, मैं 2007 की आपको बात बता रहा हूँ, ये दोनों 2000 में, साल 2000 में पश्चिम बंगाल से मुंबई आए थे और ये सब लीज पर काम करते थे या सब कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते थे। तो शुरू में इन्होंने थोड़ा स्ट्रगल किया, लेकिन दोनों चूंकि अच्छे दोस्त थे, दोनों पार्टनर भी थे, बिजनेस पार्टनर, तो मुंबई में आने के बाद इन्होंने फिर धाक जमाई और ठीक ठाक पैसे ये दोनों कमाने लगे। ज़िंदगी अच्छी चलने लगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, पार्टी वार्टी भी होने लगी। लेकिन इसी बीच हुआ ये कि ये दोनों पार्टनर जो थे उनमें एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा अविश्वास का भाव पैदा हो गया। खासकर ये जो राजू कालू शेख, हाजी शेख है, इसको ऐसा लगता था कि इसका जो पार्टनर है नीलांचल पानीग्राही, वो उसके साथ धोखा कर रहा है। धोखा भी कैसे कर रहा है? शेख को ये लगता था कि ये जो नीलांचल पानीग्राही है, ये जो रॉ मटेरियल है जो हम प्रोक्योर करते हैं कुछ काम करने के लिए,
खरीदते हैं उन रॉ मटेरियल को ये सस्ते कीमत पर खरीदता है, लेकिन कंपनी के कागज़ों में उसको थोड़ा ज़्यादा महंगा दिखाता है। इससे होता क्या है कि जो एक्स्ट्रा मनी होता है वो अपनी जेब में भर लेता है, यानी वो कंपनी को चोट पहुंचा रहा है, पार्टनर्स को भी चोट पहुंचा रहा है, पार्टनरशिप को भी चोट पहुंचा रहा है। ऐसा हाजी शेख को लगता था और इस बात को लेकर उसके मन में अपने ही पार्टनर नीलांचल पानीग्राही के खिलाफ रोष था, आक्रोश था। लेकिन कोई भी रिलेशन तुरंत तो ख़त्म नहीं होता, आप जानते हैं। तो ये सब कुछ चल ही रहा था। नीलांचल पानीग्राही और राजू कालू हाजी शेख ये दोनों एक दूसरे के साथ काम कर ही रहे थे। इसी बीच हुआ क्या, एक दिन नीलांचल ने अपने घर पर राजू को इनवाइट किया। राजू भी चाहता था कि घर आऊं और घर आकर इत्मीनान से बैठकर बात करूं, क्योंकि उसके मन में कई सारे सवाल थे कि तुम सस्ते में खरीद रहे हो और ज़्यादा कागजों पे दिखा रहे हो, इस तरह की बातें थी। तो दोनों दोस्त घर में पार्टी करने लगे। तो शराब वगैरह का दौर चला और उसके बाद हुआ ये जो राजू कालू हाजी शेख था उसके साथ नीलांचल की इन्हीं रुपए पैसों को लेकर कहासुनी हो गई। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कहासुनी इतनी बड़ी एस्केलेट हो गई बात कि उसने चाकू से नीलांचल की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद वो फरार हो गया। पुलिस को जब जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम को देखा। नीलांचल की पत्नी ने सारी बात पुलिस को बताई, रोते रोते दर्द भरी कहानी सुनाई। पुलिस को लगा कि ये तो ओपन एंड शट केस है, बस हमें अब नीलांचल को, राजू कालू को अरेस्ट ही करना है, बस इतना ही काम बचा है। इस केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग से कोई हाथ पांव मारने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा पुलिस को लगा। लेकिन तभी पुलिस ने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि इस केस को सॉल्व करने में, यानी राजू कालू हाजी शेख तक पहुंचने में उसे पूरे 17 साल लग जाएंगे। और कुछ ऐसा ही हुआ ये कि इस घटना के बाद ये जो हाजी शेख था ये भाग गया। कोई भी क्रिमिनल भाग ही जाता है, लेकिन इसके घर के पते की जानकारी पुलिस को थी, क्योंकि उसने पार्टनर की हत्या की थी। पार्टनर की जो वाइफ थी वो राजू शेख के बारे में सब कुछ जानती थी। उसने बता दिया कि ये पश्चिम बंगाल के बहरमपुर ज़िले का रहने वाला है और क्या पता है, कहाँ रहता है, सब कुछ पता चल गया। इन्वेस्टिगेशन में ये सारी बातें समझ में आ गई। तो पुलिस को लगा कि ये ज़रूर अपने गांव ही गया होगा, वहीं भागा होगा। तो नवी मुंबई की एक टीम, नवीनगर की एक टीम, नवीनगर मुंबई की एक टीम वहाँ पहुँची, बहरमपुर पश्चिम बंगाल। लेकिन वहाँ पहुँचकर उसे निराशा हाथ लगी। ये हाजी शेख जो है वो गांव आया तो ज़रूर था, पुलिस को पता चली ये बात, लेकिन वो था नहीं। और अल्टीमेटली पुलिस जब तक वहाँ रही तब तक इसके बारे में कोई पता ही नहीं चला। उसके घर वालों से भी पूछताछ हो गई, आस पड़ोस के लोगों से पुलिस ने दरियाफ्त कर ली, लेकिन पता नहीं चला। और आखिरकार पुलिस को वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा। कितने दिन रुकती पुलिस की टीम? 1 दिन, 2 दिन, हफ्ते, 10 दिन। इसके बाद तो वापस आना था। तो मुंबई पुलिस की टीम वापस आ गई। मुंबई पुलिस को लगा कि चलो ठीक है, हो सकता है कि उसे डर हो कि हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि अभी अभी उसने हत्या की है तो वो भाग गया। कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद हम फिर अटेम्प्ट करेंगे, ऐसा सोचकर मुंबई पुलिस की टीम वापस आ गई। इसके बाद मुंबई पुलिस की टीम कई महीनों बाद एक बार फिर से पहुंची, नहीं मिला। उसके बाद मुंबई पुलिस की टीम ने एक बार और विजिट किया, रेड किया, नहीं मिला। और ये सिलसिला साल दर साल चलता रहा। जब जब मुंबई पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती तब तब पता चलता कि हाँ, हाजी शेख तो यहीं था, लोगों ने उसे देखा था, मोहल्ले में था, लेकिन वो गायब हो जाता था। पुलिस को भी हैरानी होती थी कि भाई ऐसा कौन सा डिवाइस या कौन सा तंत्र उसके पास मौजूद है कि जब जब मुंबई की टीम वहाँ आती है वो घर से गायब हो जाता है। पुलिस बहुत हैरानी में थी, लेकिन उसको पकड़ नहीं पा रही थी। इस बीच पुलिस को ये पता चला कि ये जो हाजी शेख है उसका पश्चिम बंगाल जो हमारे देश का राज्य है, उसके अलावा बांग्लादेश जो पड़ोसी देश है, वहाँ पर उसका अच्छा कनेक्शन है, ऐसा उसे जानकारी मिली पुलिस की टीम को। और पुलिस की टीम को ये भी पता चला कि वो अक्सर भारत से निकलकर बांग्लादेश चला जाता है। और बांग्लादेश बिल्कुल ही एक अलग कंट्री है। अगर वहाँ पुलिस को रेड करनी हो तो जाहिर सी बात है उसके लिए अलग से परमिशन लेनी होगी पुलिस टीम को वहाँ जाने के लिए। 2 देशों के बीच का मामला है, तो पुलिस के लिए थोड़ा काम मुश्किल हो गया। और पुलिस ने यह भी रियलाइज़ किया कि इस आदमी के कुछ कनेक्शंस या सोर्सेज ऐसे ज़रूर हैं जो उसको पहले बता देते हैं कि मुंबई पुलिस की टीम जो है आ चुकी है या आ रही है। और जब जब मुंबई पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है उससे कुछ समय पहले ये बांग्लादेश भाग जाता है। बहरमपुर, ये जो पश्चिम बंगाल का ज़िला है, वो बांग्लादेश का नज़दीकी ज़िला है। इसका ये आदमी हाजी शेख लगातार बेनिफिट उठा रहा था, फ़ायदा उठा रहा था। एक वक्त ऐसा आया जब कई साल गुजर गए और कई साल गुजरने के बाद फाइनली 2017
या 2014, माफ़ कीजिएगा, 2007 में वो घटना हुई थी। 7 साल बाद यानी 2014 में मुंबई पुलिस ने हार मान ली, और हार मानने के बाद मुंबई पुलिस ने इस मामले में फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी और कोर्ट से कहा कि हुजूर, वो कातिल हमें मिल नहीं रहा है, हम इतने बार रेड कर चुके हैं, यहाँ यहाँ जा चुके हैं, लेकिन वो मिलता नहीं है, तो प्लीज़ इस केस को शट कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। और जब पुलिस ने ये रिपोर्ट कोर्ट में दी तो आखिरकार कोर्ट ने उस केस को बंद भी कर दिया। यानी जब ये घटना हुई उसके 7 साल बाद ये केस पूरी तरह से क्लोज्ड हो गया। लेकिन और कई साल गुजरे। कई साल गुजरने के बाद साल 2020 आया। जब 2020 आया तो पुलिस अपने ही फाइल में सारे केसेस को रिविजिट कर रही थी, देख रही थी कि कौन कौन सा मामला पुलिस ने सुलझा है, कौन सा मामला अनसुलझा है, किस में कौन सी अड़चन है। पुलिस का कोई ऑफिसर इस तरह की चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, देख रहा था। तो देखते हुए उनकी नज़र इस केस पर पड़ी जिसमें पुलिस को पूरी कहानी, इन्वेस्टिगेशन की सारी डिटेल पता थी। ये भी पता था मुलजिम कौन है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। तो 2020 में एक बार जो केस क्लोज हो गया था, उस केस को पुलिस ने फिर से रीओपन किया, खोला, और इस बार कोर्ट से इजाज़त लेकर इस केस को दोबारा इन्वेस्टिगेट करने का पुलिस ने फैसला किया। अब 2020 को जब पुलिस ने इस केस को दोबारा खोला तो पुलिस ने यह तय किया कि इस बार वो जिस तरह से अब तक काम करती रही है उस तरह से काम नहीं करेगी, बल्कि वो कुछ डिफरेंट तरीके से इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी, ताकि राजू कालू हाजी शेख को पुलिस के मूवमेंट के बारे में न पता चले, वो बांग्लादेश न भाग पाए और उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। इसके लिए पुलिस ने लॉन्ग टर्म का प्लान बनाया और पुलिस ने कुछ सोर्सेज उसी बहरमपुर ज़िले में उसके होम टाउन में कल्टीवेट किए। कहने का मतलब ये, कुछ ऐसे लोगों को काम पर लगाया, कुछ ऐसे मुखबिरों को अपने साथ अटैच किया जिनको मुंबई पुलिस बाकायदा पैसे देती थी, क्योंकि मुखबिरों को फंड करने का, उनको फैसिलिटेट करने का भी पैसा पुलिस के पास होता है। तो मुंबई पुलिस बाकायदा कल्टीवेट किया, मतलब मुंबई पुलिस ने ऐसे लोगों का एक नेटवर्क तैयार किया जिनको मुंबई पुलिस पैसे देती थी, और उन नेटवर्क के लोगों को मुंबई पुलिस ने बताया कि राजू कालू हाजी शेख के मूवमेंट के बारे में मुंबई पुलिस को वो बीच बीच में बताया करें। और इस तरह की जानकारी मुंबई पुलिस जो है बीच बीच में लेती रही। यानी मुंबई पुलिस ने एक नेटवर्क उस बहरमपुर ज़िले में इस आदमी को पकड़ने के लिए डेवलप किया। हुआ ये कि 2024 23 नवंबर मुंबई पुलिस को एक मेजर ब्रेक थ्रू मिली इस मामले में। हुआ ये कि ये जो राजू कालू हाजी शेख है, ये शराब का आदी हो गया था, जम के शराब पीता था वहीं शहर में, और इतना पीता था कि उसको डी एडिक्शन सेंटर में यानी नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती होना पड़ा, जाना पड़ा। और ये भर्ती हुआ नवंबर 2024 में, यानी पिछले साल की ही बात है। तो जब नवंबर 2024 में 23 नवंबर को ये बहरमपुर ज़िले में ही एक डी एडिक्शन सेंटर में भर्ती हुआ, तो मुंबई पुलिस के मुखबिर ने एक टिप ऑफ मुंबई पुलिस को दिया और मुंबई पुलिस को ये बताया कि आपका मुलजिम जो है वो डी एडिक्शन सेंटर में भर्ती है। अब डी एडिक्शन सेंटर एक ऐसी जगह है जहाँ पर आसपास की दुनिया से वहाँ ट्रीटमेंट के लिए जाने वाला आदमी जो है वो कट जाता है, क्योंकि अगर बाहर की दुनिया से वो बातचीत करता रहेगा, घूमता फिरता रहेगा, तो वही नशे करेगा। तो इसीलिए एक तरह से देखा जाए तो जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक उसको एक चारदीवारी के अंदर ही रहना पड़ता है, जब तक उसके नशे की आदत छूट नहीं जाती। तो हाजी शेख की नशे की आदत छूट जाए इसलिए उसको डी एडिक्शन सेंटर में भर्ती कराया गया और वो चारदीवारी के अंदर डी एडिक्शन सेंटर में कैद था। इस बीच जो मुखबिर है उसने मुंबई पुलिस को जानकारी दी। मुंबई पुलिस की टीम वहां पहुंची और इस बार 17 साल के बाद मुंबई पुलिस की किस्मत ने साथ दिया और उसी डी एडिक्शन सेंटर से मुंबई पुलिस ने उसे दबोच लिया। यानी कत्ल के एक ऐसे मामले का मुलजिम जो पहले दिन से आइडेंटिफाइड था, पहले दिन से एक ऐसा केस जो खुला हुआ था, उस केस के एक अदद मुलजिम तक पहुंचने में मुंबई पुलिस को पूरे 17 साल लग गए और आखिरकार मुंबई पुलिस ने 17 साल बाद डी एडिक्शन सेंटर से इसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल ये मुंबई की जेल में है। उसके खिलाफ कत्ल का मामला पहले से ही दर्ज है, आपको पता है। अब उसके मामले की सुनवाई होगी और उसे आने वाले दिनों में सज़ा भी होगी। तो ये कह सकते हैं कि कत्ल करने के बाद भी अपनी किस्मत और अपने सूचना तंत्र की बदौलत वो आदमी 17 सालों तक आज़ादी की ज़िंदगी जीता रहा, लेकिन आखिरकार 17 साल बाद उसकी किस्मत ने पलटी मारी और वो गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये थी पूरी कहानी। लेकिन इस कहानी को लेकर मैंने जो भी जानकारी जुटाई या जो भी रिसर्च किया, उसमें मुझे ये जानकारी नहीं मिल पाई कि आखिर हाजी शेख को बार बार ये खबर या ये जानकारी कैसे मिल जाती थी कि मुंबई पुलिस की टीम जो है तुम्हें पकड़ने बहरमपुर आ रही है, और वो पहले ही बांग्लादेश कैसे भाग जाता था। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मेरे ख्याल से मुंबई पुलिस को भी इस पहलू को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कहीं कोई भेदिया हाजी शेख का मुंबई पुलिस में ही तो नहीं था। अब
वो गिरफ्त में आ चुका है तो बहुत मुमकिन है कि पुलिस इस पॉइंट को भी एक्सप्लोर कर रही होगी और पुलिस को करना चाहिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसी ने अपने कुछ मुखबिर वहाँ पर बहरमपुर में ही सेट कर रखे हों, कुछ होटल में या बस स्टैंड में कहीं पर उसका कोई ऐसा कॉन्टैक्ट हो जिसमें मुंबई पुलिस की कोई टीम आती हो, तो वहाँ से कोई आदमी इसको बता देता हो कि भाई हाँ कोई मराठी लोग आए हुए हैं या मुंबई पुलिस की टीम आई है, भाग जाओ, और ये बांग्लादेश भाग जाता हो। तो हाजी शेख के जो इन्फॉर्मर हैं वो मुंबई पुलिस के अंदर छिपे हुए हैं या फिर बहरमपुर में कहीं थे जो मुंबई पुलिस पर नज़र रखते थे, इसका पता लगाना अभी बाकी है। या हो सकता है कि पुलिस ने पता लगाया हो लेकिन वो जानकारी रिवील नहीं की हो। आपके मन में इस स्टोरी को लेकर क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल मैं दिन में 2 बार अलग अलग मौक़ों पर सैफ अली ख़ान पर जो हमला हुआ उसको लेकर लाइव आया था अपने सहयोगी चिराग गोठी के साथ, लेकिन मैं शाम 7 बजे या आजकल तो 7 बजने के बाद भी देर हो जा रही है थोड़ी रात को, अपना प्रोग्राम लेकर नहीं आ सका क्योंकि कल थोड़ी अफरा तफरी का माहौल रहा, इतनी बड़ी घटना हो गई इस वजह से। तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आज मैं आ गया हूँ। आज भी मैं लेट ज़रूर हूँ लेकिन मैंने मिस नहीं किया है, तो आई होप कि आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे। जो स्टोरी मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को सुनाई थी उस स्टोरी पर आप लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं, आइए उसमें से कुछ कमेंट्स जो है मैं पढ़ता हूँ और आप लोगों की राय जो है उसे जानने की कोशिश करता हूँ। वो कहानी छत्तीसगढ़ की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक नकाबपोश घर में चोरी करने के लिए घुसा था और उसमें एक चोर के चेहरे से नकाब उतर गया और उसके बाद फिर बहुत बुरी घटना हुई। संदीप कुमार अयोध्या से हैं, इन्होंने अपने बारे में बताया कि मेरा नाम आप लीजिए ज़रूर, वो हमारी कहानियाँ सुनते आ रहे हैं। इन्होंने बहुत लंबा सा एक मैसेज लिखा है। राजे देवांगन ने भी कमेंट किया है। शिवम ध्रुव छत्तीसगढ़ से हैं। ऋषिराज सिंह हैं और इसके अलावा अयस्क अन्नू भी हैं। मेरे ख्याल से इस स्टोरी के कमेंट्स जो है वो मैं पहले पढ़ चुका हूँ या इसके बाद तो मुझे अपनी कोई स्टोरी नज़र नहीं आ रही है। तो एनीवे थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि आज इस कमेंट के सिलसिले को फ़िलहाल यहीं रोक देता हूँ और इस स्टोरी पर जो मैंने आज आप लोगों को सुनाई है, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ इस पर ज़रूर अपनी राय दीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे हमारा ये 2 वे कम्युनिकेशन जो है वो आगे भी बरकरार रहे, चलता रहे। तो फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।